जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं इशार अहमद वीकली करंट अफेयर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। साथियों, इससे पहले जुलाई माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि फर्स्ट वीक के थे उसे हमने कवर किया। अब जो है बात आती है जुलाई माह के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स के, जहां सबसे बहुव्यापी और बहुत ही चर्चा में रहा चंद्रयान से संबंधित जानकारी हमारे इस दूसरे सप्ताह पे मतलब दूसरे वीक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कंपटीशन कम्युनिटी के मेन चैनल में उसकी अच्छी तरह से आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। सृजन सर ने बताया है और आप देख सकते हैं वहां। लेकिन मैं वहां जाने के लिए क्यों बोल रहा हूं आपको, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चंद्रयान से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट MCQ याद रखिएगा, वो आपको ट्यूसडे को मिलेंगे, जो कि गंभीरतम रूप से हमारे जो है वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आज क्यों नहीं रखा सर आपने? देखो, इसके साथ पढ़ोगे मतलब सारे टॉपिक्स के साथ कवर करोगे तो कहीं ना कहीं जो है क्या हो जाएगा, वो मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, छात्र जीवन हमने भी यापन किया है, आप भी छात्र जीवन यापन कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह यही देना चाहूंगा कि जो ट्यूसडे को स्पेसिफिक वीडियो आएगा चंद्रयान से संबंधित, उसमें हम उसके हिस्टोरिकल पार्ट को भी देखेंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी देखेंगे, साथ ही साथ जो है आपके वर्तमान में क्या क्या चीजें उसमें डेवलप हुई हैं और सभी घटनाक्रम को अच्छी तरह से देखते हुए मतलब उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ उसके MCQ भी कवर करेंगे। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो ट्यूसडे को आपको याद रखना है, ट्यूसडे को हमें चंद्रयान से संबंधित सारे MCQ कवर कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ ही सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आज का सत्र जो रहेगा वो करंट अफेयर जैसा चल रहा है वो है, लेकिन हमारे लिए जो करंट मुद्दा, जो स्पेसिफिक मुद्दा जो है उसको हम ट्यूसडे को कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आइए, ट्यूसडे तो बोल रहा हूं, ट्यूसडे से वेडनेसडे भी हो सकता है, तो इस बात से आप परेशान नहीं होना। क्लियर है? चलो आओ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सत्र, जो कि अब आप चैनल विजिट करते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप बेल आइकन दबा लीजिए, आपको करंट अफेयर से संबंधित जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं उसी पे ही हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें हम अपना स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर ले और डायनेमिक पोर्शन भी अच्छी तरह से कवर कर ले। क्लियर है साथियों? चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जो कि यह है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि 5 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। और यह है क्या? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक्चुअली साथियों बात ऐसी है कि जितने भी हरित क्षेत्र है उनका संरक्षण और जो है भारत सरकार की तरफ से उसे डिफेंड करते हैं। मतलब आप जो NGT का क्षेत्र होगा, मान के चलिए ये कोई शहर है, ये शहर है और ये NGT के अंतर्गत आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आता है। तो इस क्षेत्र में आप कोई उद्योग, आप जो है इस क्षेत्र में उद्योग नहीं कर सकते। इस समय इस क्षेत्र में जो है आपका किसी भी प्रकार की गतिविधियों का जो है प्रोटेक्शन करता है कौन? तो सरकार, भारत सरकार। तो कौन बनाया है इसको, मतलब कौन बना है इनके कार्यवाहक अध्यक्ष? तो जस्टिस SK सिंह इसके कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। तो इसे आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, NGT के नए प्रमुख। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आओ इसकी डिटेलिंग देख लें। जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो आदर्श कुमार गोयल थे। इनकी जगह पे किन्हें ले लिया गया है? तो SK सिंह को लिया गया है। कितने आपका साल का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अब मैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या NGT की बात करूं तो 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्षेत्रीय मुख्यालय जो है इसका भोपाल में है, पुणे में है, कलकत्ता में है और आपका चेन्नई में है। तो इसे इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और बताया है कि NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधित मुद्दों को तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों का बोझ कुछ कम किया जा सके। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके? तो आपके जस्टिस लोकेश्वर सिंह इसके पहले आपके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ये दिख रहे हैं आपको, SK सिंह, शिव कुमार सिंह। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े साथियों, आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक वाले लोग के लिए। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जिनकी फोटो दिखाई दे रही है, P वासुदेवन जी इनका नाम है, जिन्हें जो है आपका
कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न अधिकतर देखने को मिलता है हमारे प्रश्न में। अब स्टैटिक पोर्शन अगर आरबीआई की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका, तो 1949 में हुआ था। और अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न जो है इसके पहले गवर्नर थे। और अगर मैं बात करूं कि 1947 में मतलब अगर देखें तो कौन थे इसके आपका गवर्नर, तो CD देशमुख जी इसके गवर्नर थे। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है साथियों, चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसको समझने वाली बात है। देखो पहले तो याद रखो उबिनास ज्वालामुखी के बारे में, ये जो है आपका दक्षिण अमेरिका के पेरू में आपको मिलेगा। ये जो है साथियों दक्षिण अफ्रीका का आप निकाल सकते हैं नक्शा। मैं आपको भूगोल में बार बार बताता हूं कि आपको नक्शा रखना अनिवार्य है। मैं नक्शा रखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे में डिटेलिंग देखते हैं तो मैं बता दूं ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, पेरू के तट के आसपास मिलेगा। तो वहाँ जो है ज्वालामुखी का क्या है, बहुत ज़्यादा जो है आपका ज्वालामुखी के बहुत सारे ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। वहाँ बहुत सारे वोल्केनो हैं, देख सकते हैं। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी जो है इसी रिंग ऑफ फायर 450 से अधिक जो है आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ, तो आपका ये रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में। और ये ज्वालामुखी कहाँ है, तो मैंने बताया पेरू के उबासिन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। वहाँ जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था 60 दिनों के लिए, और ये 60 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और वो क्षेत्र जो है आपका पूरा बैंड है, बैन है, वहाँ उस तरफ जो है जा नहीं सकते, बैंड नहीं है भाई, बैन है। क्लियर। और रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है, जैसे कि मैंने बताया कि कहाँ है ये रिंग ऑफ फायर, तो दक्षिण अमेरिका दिखाई दे रहा है आपको। इस पेरू के तट के आसपास रिंग ऑफ फायर दिखने को मिलेगा। रिंग ऑफ फायर जिसे प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, और पैसिफिक प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के पास मिलेंगे। कितने महासागर है, 5 महासागर है, उनमें से प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तो रिंग ऑफ फायर। यहाँ अधिकतर आपको भूकंप के रिकॉर्ड दिखेंगे, ज्वालामुखी घटनाएं दिखेंगी, तो इसे हमें याद रखना है। अब पेरू से संबंधित एक और जो है जानना जरूरी है बात साथियों। ये जो पेरू है अभी बहुत चर्चा में, एक तो पहली बात तो ज्वालामुखी समझ में आ गया, उबिसान वाला ज्वालामुखी, ठीक है। अब ये पेरू जो है ये अल नीनो का केंद्र भी होता है, ठीक है। एक अल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है। मतलब ये वाला क्षेत्र, आओ मैं यहाँ रखा हूँ नक्शे में दिखाता हूँ आपको। पहले पेरू के बारे में जान लें कि पेरू जो है वो कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। राजधानी क्या है, तो लीमा है इसका। राष्ट्रपति कौन है, तो दीमा मोलुवर्ट। ऐसे प्रश्न में ये सब स्टैटिक पोर्शन क्यों बताता हूँ कि अगर यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। क्यों, क्योंकि मुद्दा रहा है ना भाई, वर्तमान में जो मुद्दा रहता है वहीं से तो प्रश्न उठा के पूछता है ना। अब एकदम लाइन टू लाइन उसी चीज को नहीं पूछेगा। अब जैसे चंद्रयान है, मिशन चंद्रयान क्या पहली बार हो रहा है भारत में, नहीं, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसे जानना भी जरूरी है। भारत का प्रथम पुरुष कौन है, प्रथम महिला कौन है, कौन जो है आपका सबसे पहले आपका चंद्रयान में गई, तो ये सब सारी चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टैटिक पोर्शन भी हमें पता होने चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े। चलो आओ, मैं बात कर रहा था अल नीनो का। देखो अब नॉर्मल ईयर में होता ही है साथियों। अब इसका हमारे भारत में क्या है, इंडिया में अगर देखें तो इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस देखेंगे इसमें हमारा भारत में इसका इंपॉर्टेंस और वर्तमान में प्रभावित है किसकी वजह से, तो आपका एल नीनो इफेक्ट की वजह से, ठीक है। मानसून इफेक्ट हो जाता है। नॉर्मल ईयर में जो है हवा की दिशा देखिएगा साथियों, तो कैसे रहती है, इस ओर रहती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के आपका पश्चिमी भाग में, ठीक है। अब ये कैसे, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्राकृतिक रूप से समझना है, जलवायु को समझना पड़ेगा, जिसे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आ जाओ। बोले सर क्या क्या पढ़ाने लग जा रहे हो, जानना जरूरी है साथियों। देखो ये क्या है, जलवायु। जलवायु को अगर हम 2 भाग में विभक्त कर दें तो जल और वायु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, क्लाइमेट, ठीक है। तो उसको नहीं, इसे समझने के लिए एक बार आप हिंदी मीडियम में बल दे दीजिएगा। अब जल और वायु से हमें ध्यान देना है कि जल का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन वायु के द्वारा जब होता है तो किसी भी क्षेत्र विशेष में जलवायु बनती है, ऐसा समझा जा सकता है ना, ठीक है। ऐसा कोई प्रमाणिक परिभाषा नहीं है, लेकिन समझने के लिए। और इसको मैं इसलिए तोड़ा कि मेरे साथियों किसी भी स्थान में जलवायु जो है वो उसका मुख्य कारक अगर देखा जाए तो वायु का प्रवाह ही है।
वायु का प्रवाह क्या बोलती है सर? विंड का मूवमेंट क्या होता है सर? देखो समझना है, पहले थोड़ा सा जलवायु को भी समझना जरूरी है ना। जलवायु को थोड़ा सा समझेंगे तो आपके दिमाग में भी और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो बात ऐसी है कि ऐसा क्यों होता है हमेशा कि अभी चल रहा है क्या, जुलाई अगस्त, इसी समय वर्षा होती है भारत में। ऐसा क्यों ही है, ऐसा क्यों है, क्यों ही है तो नहीं, ऐसा क्यों है कि हमेशा नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ती है। ऐसा क्यों है कि हमेशा मई और जून के समय में गर्मी पड़ती है। ऐसा भाई होता है ना, ऐसा हमेशा होता है, जो बचपन से हम अभी तक देख रहे हैं। तो साथियों मैं ये बताना चाहूँगा, ये इस प्रकार का मौसम जो कि हमेशा कई सालों तक बना रहता है, समझ रहे हो, वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक के विद्यमान है, ठीक है, भारी भाषा में समझ रहे हो, एटमॉस्फेयर का ऐसा कंडीशन जो कि लॉन्ग टर्म तक के बना हुआ है। हमेशा जुलाई अगस्त को क्या होता है, वर्षा होती है। हमेशा क्या होता है आपका, मतलब ठंड में क्या है, नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ रही है। ये ऐसा है क्यों? ये ऐसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, हम जलवायु बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैंने बताया वायु का, जल का परिवहन वायु के द्वारा, विंड के मूवमेंट की वजह से, विंड के मूवमेंट की वजह से ये होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये बताना क्यों चाह रहा हूं। फिर एक प्रकृति बताता हूं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, क्या बोल रहा हूं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है विंड का मूवमेंट होता है। समझ रहे हो ना, ये दिखाई दे रहा है। अब देखो मैं ये वापस नक्शे में लेके आता हूं कि ये वाला क्षेत्र गर्म से डिनोट किया गया है। मतलब कैसे है, ये वाला क्षेत्र गर्म है, ठीक है। गर्म क्यों है? गर्म इसलिए है कि सूर्य का प्रकाश, मतलब कि आपका जो हमारा जो क्या बोलते हैं भाई इसको, सन का जो आपका रेज है ना, वो कहाँ परपेंडिकुलर है, कहाँ आपका मतलब लंबवत है, तो पेरू वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब पेरू वाले क्षेत्र में लंबवत है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या है, गर्म हो गया क्षेत्र, ठीक है। साथ ही साथ वहां के जो आपका भौगोलिक परिस्थिति भी उस क्षेत्र को गर्म कर दी। तो विंड का मूवमेंट कहाँ है, और हाई प्रेशर मैं बोल रहा हूँ, हाई प्रेशर कहाँ बनता है, जहां पर टेम्परेचर कम होता है, और आपका जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। और विंड का मूवमेंट कैसा होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो वही बताना चाह रहा हूं कि जहां टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ तो लो प्रेशर बना, और लो प्रेशर बेल्ट की ओर क्या चले गया, पौने चले गई। अब पौने जब इधर चले गई तो यहां से आर्द्रता ले जाके वो इधर बरसाएंगी। आर्द्रता मतलब क्या है, इवेपोरेशन करेगी, वहां से वाष्पीकरण करेगी और जाके उस तरफ गिरा देगी, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ा रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हो सर? मैं सिर्फ आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पेरू जो है वो अभी संकेंद्रण का काम कर रहा है, किसका, बहुत सारे हमारे जीएस और स्टैटिक पोर्शन का, इसलिए जानना जरूरी है। तो यहां से क्या करती है पौने, आपका ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तो हाई प्रेशर वाला जोन है, और ये लो प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो उधर चले गया। अब उधर चले गया तो भाई हमारे यहाँ भी तो मानसून आता है, यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनें क्या होगी, इधर आकर्षित होगी, तो भारत में वर्षा कम होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी साथियों। तो इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि पेरू से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। इसी घटना क्या बोलते हैं, अल नीनो की घटना। नॉर्मल ईयर में ऐसे रहता है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है साथियों हमारा, 11-12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है, अरे कैसे हो रहा है, लुथी, क्या लिखा है, लुधियानिया, लुधियानिया होगा ना, ये था होगा भाई, है, लुधियाना मत बोल देना, लुधियानिया, ठीक है। तो ये लुधियानिया यूरोप महाद्वीप में जो है एक देश है जहां हो रहा है। और ये नाटो क्या है, तो नाटो मेरे साथियों याद रखना कि ये जो है नाटो उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का 1949 में गठित एक सैन्य संगठन है, जो कि इन सभी उत्तरी अमेरिकी देश और यूरोपीय देश, इन सभी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। 30 से ऊपर देश जो है इसमें शामिल है। क्लियर है, नाटो के जो है आपका सदस्य, क्लियर है। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो मैंने बताया कहाँ हुआ, लुधियानिया में हुआ। लुधियाना नहीं बोलना ना, लुधियानिया के विल्नियस शहर में इसका
सम्मेलन हुआ। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। और अभी नाटो का अगर देखें तो इसका कब बनाया गया था नाटो को, और इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में। क्लियर है। और नाटो के महासचिव कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है, स्टेनटोलबर्ग। अरे भाई नाम कभी जबान फिसल जाता है ना। ठीक है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके कौन है, आपके वर्तमान के महासचिव। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है 2023। अरे बाप रे, ये 20,023 हो गया है ना, यहाँ क्या होगा 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या था। पहले तो ये जान लो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्लियर है। और 1990 में यूएन द्वारा ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे बनाया गया था। तो इसका थीम है अनलाइजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, मतलब कि किसी भी प्रकार से जेंडर या लैंगिक असमानता ना हो। ठीक है, लैंगिक समानता पे बल दिया गया है। और बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या पे हमें थोड़ा सा क्या करना है, रोक भी लगाना है, तो हमें जागरूक करना है। क्लियर। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से हमें पुरुष और महिला में भेद नहीं करना चाहिए। मैं बार बार इसी चीज़ पे बल देता हूँ कि भाई आप पुरुष होगे, लेकिन आप जो है महिला को भी उतने ही सम्मान के नजरिए से देखें। चलो खैर, भावनात्मक हो गया था मैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि कब बनाया जाता है, 11 जुलाई को बनाया जाता है। 1990 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था। क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस वर्ष विश्व की जनसंख्या दिवस का विषय लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं का आकलन करने के लिए महिलाओं और लड़कियों के आवाज पर उत्थान करना, उनका बल बनना। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला अब प्रश्न पे चलते हैं। आइए, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिवर्स वर्ग याद रखिएगा। पहले बन गए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिवर्स वर्ड याद रखने का। पार्थ सोलुंखे। ठीक है, तीरंदाजी प्रतियोगिता में देख सकते हैं पार्थ सोलुंखे की रिवर्स वाले एरिया में, मतलब रिवर्स वर्ग में जो है इन्होंने तीरंदाजी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है साथियों, बेस्टिल डे परेड का आयोजन किस देश में किया जाता है। बेस्टिल डे परेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 जुलाई। कब की घटना है ये मतलब घटना नहीं, 14 जुलाई को हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि कौन है, नरेंद्र सिंह मोदी बोलता भाई, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आपका यहाँ गए थे। ठीक है, हमारे बीएसएफ के जवान लोग भी गए थे। और इस प्रकार से परेड होता है फ्रांस में। लेकिन जानिए आखिरकार इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था, लुई सोल्वे नाम के मतलब आपके शासक थे। और इस समय जो है जबरदस्त आर्थिक संकट आया। राजा के आदेश पे क्रांतिकारियों और नागरिकों को क्या करने लग गए, गिरफ्तार करने लगे। इसे ही फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को बड़ी तादाद में फ्रांस में जनता ने बेस्टिल जेल पर हमला बोल दिया, और हमला बोल के जो है उस क्षेत्र में कैदियों को छुड़वा लिया। और यही घटना फ्रांस की क्रांति में घटी एक काफी महत्वपूर्ण घटना थी। ये घटना राजशाही के शासनकाल का अंत कर दी। तो ये घटना हुई थी जिसकी वजह से कब से, उस समय से चलता हुआ आ रहा है और अभी तक चल रहा है। बेस्टिल परेड का आयोजन कब किया गया, 14 जुलाई को करा गया। बेस्टिल दिवस समारोह में इस साल पीएम मोदी जी बेस्टिल शामिल हुए। ठीक है, और हमारे देश के जवान भी इसमें शामिल हुए हैं। क्लियर है। अब देखो फ्रांस से संबंधित, फ्रांस से प्रश्न पूछेगा तो घबराना नहीं है। फ्रांस में क्या है, बिस्के की खाड़ी है भूमध्य सागर में। मोंट ब्लैक फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत है। मोंट ब्लैक नहीं है, माउंट ब्लैक होगा। ठीक है, माउंट लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है लायर नदी, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लोयर नदी भाई, अगर देखें सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। पेरिस किसके किनारे है, तो सीन नदी के किनारे। तो इतना हमें इसका स्टैटिक पोर्शन नोट कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर है, मैंने रख दिया है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है। कौन होता है, दिख रही है आपको, हमारे देश की आदरणीय सम्माननीय वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की कौन होती है, तो अध्यक्ष होती है। कौन से नंबर का जीएसटी काउंसिल हुआ था इस बार का, तो 50वां। कंफ्यूज नहीं होना, बैंक वाले से पूछ सकता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थी, तो आपकी निर्मला सीतारमण जी।
मतलब हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, क्लियर है। तो 50वीं बैठक में वित्त मंत्री रही। उसके बाद जुलाई 2017 में क्या किया गया था, जीएसटी को लागू किया गया था, 101 संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। और आपका आर्टिकल 279 के अनुसार इसे जो है रखा गया है, ठीक है, संविधान में। तो इतना स्टैटिक पोर्शन हमारे लिए काम आएगा, और जो आपका लिखना चाहता है इसके बारे में तो इतना नोट कर ले, इसके लिए बहुत ही आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति चुने गए हैं? कौन है भाई? तो शौकत मिर्जियोयेव, ठीक है, 2 बार बोल के देखो, याद हो जाएगा। तो ये अभी कौन बने हैं? तो आपका उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी नेबर कंट्री यहाँ देखोगे कि तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है, आपका किर्गिस्तान है, तो ये सब, अफगानिस्तान है, ये सभी जितने भी तान हैं वो आसपास इसके देश मतलब पड़ोसी देश है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है आपका ताशकंद। क्लियर, आगे बढ़े। याद रख सकते हो आप इसका। खजरेत सुल्तान क्या है? उज्बेकिस्तान का सबसे ऊंचा आपका पर्वत है। ये आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है संगठन है। उसके बाद उज्बेकिस्तान का सबसे लंबी नदी कौन है? तो अमू दरिया। 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है इसको ताशकंद समझौता के तहत इसमें समझौता किए थे। फिर उसके कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। चलो अगला है, लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे भारत की आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक सम्मान से नवाजा जाएगा, ठीक है। अगस्त में इसे इन्हें नवाजा जाएगा, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स संघ किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा इसे कि बैंकॉक में पुरस्कार दिया गया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को, AFI को दिया गया है। और AFI के मतलब वर्तमान के अगर देखें हम तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान के इसके अध्यक्ष हैं आदिल सुमारीवाल, ठीक है, सुमारीवाला जी जो है आपके इसके अध्यक्ष हैं। तो इसे आप याद रख सकते हो। डिटेलिंग ये है, कहाँ दिया गया है तो मैंने बताया कहाँ, बैंकॉक में दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बैंकॉक में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। बाकी सारी चीज़ें भी नोट कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये और ये। क्लियर। अगर इसकी स्थापना बात करें तो ये उतना पूछने वाला चीज़ नहीं है। हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, जो कि कहाँ है आपका, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची क्या बताती है? भारत में कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाएं हैं उसे संबोधित करता है, 22 भाषा है, ठीक है। अब इस कौन सी भाषा को उड़ीसा सरकार ने जो है प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि कोई भाषा, ठीक है, उड़ीसा अगर क्षेत्र देखेंगे तो आइए नक्शे में समझते हैं। नक्शे में हम इसे कुछ इस प्रकार से उकेर सकते हैं। ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। ये क्षेत्र जो है आपको उड़ीसा का क्षेत्र दिखेगा। उड़ीसा का क्षेत्र, आप बोल दोगे सर ये तो छत्तीसगढ़ है, तो मैं आपको इस प्रकार से ये उड़ीसा बना देता हूँ, है ना। इस प्रकार से ऊपर में आपको झारखंड मिलेगा, इधर आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र मुख्यतः जो है ट्राइबल एरिया कहलाता है। जितने भी आपका देखा जाए तो कोरकू, है ना, जनजाति, मुंडा भाषी परिवार के जितने मुंडा जनजाति वाले जितने हैं, है ना, खड़िया, मांझी, निहाल, बिरहुर जनजाति, है ना, नगेसिया, सौरा जनजाति, सौता जनजाति, ये सभी जनजाति जो है इस क्षेत्र में मतलब शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। इनमें कोई भाषा प्रमुख रूप से 1-1.5 लाख लोग जैसे लोग बोलते होंगे, 1-1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग बोलते होंगे। तो उसे जो है उड़ीसा सरकार ने अभी मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है, 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 22 भाषाओं के साथ इसे शामिल करें। तो देखें 2003 में 92 संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 और 351 तक शामिल अनुच्छेद अधिकार भाषाओं के अंतर्गत संबंधित है। क्लियर है। तो इसे हम समझ सकते हैं। उड़ीसा की बात करें तो हम भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, इसे भी याद रखें। कोई भाषा के को कोंड या कोंद भाषा, कोंड जनजाति भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। क्लियर है। इसे मुख्य रूप से उड़ीसा में बोला जाता है। इस बोलने वाले 9 लाख लोग हैं, 1 लाख नहीं भाई, 9 लाख लोग हैं लमसम, है ना, ठीक।
तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो कोई भाषा भी जो है संविधान में ऑथेंटिक भाषा के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अगला है, अब जो है रिवीजन चालू होता है। एशियाई कबड्डी का खिताब किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। कौन वन टैप 1 ट्री का कौन सा राज्य कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। एक नल के साथ एक पेड़ फ्री। क्लियर, आगे बढ़े। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जू हाओ लियांग को। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में आ जाता है दिक्कत। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। पुनः इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे, एशियाई स्क्वाश टूर्नामेंट में कौन जीता? तो दीपिका पल्लिकल और हरदीप पाल संधू, ये दोनों जीते हैं स्क्वाश में। ठीक है, उसके बाद है लुसाने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक वापस कौन जीते? हमारे नीरज चोपड़ा जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर किसे? तो मैरी कॉम को दिया गया है। हर वर्ष वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा इसे 1950 में चालू किया गया था। डूरंट कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर है। हाल ही में चर्चा में रहा, और कहाँ होगा? तो भारत में होगा डूरंट कप। हाल ही में चर्चा रहा R21 R मैट्रिक्स मलेरिया संबंधित वैक्सीन है। आगे बढ़े। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी जो नियुक्त किया है? तो कामेश्वर राव केदावंती को। वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियर लीग में कौन जा रही है? तो यहाँ दिखाई दे रही है श्रियंका पटेल। क्लियर है, पाटिल। ठीक है, क्या नाम है? पाटिल है ना जी, है ना, पटेल नहीं है, पाटिल है। वो पटेल लोग वहां आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, अजीत पवार जी जो है। और छत्तीसगढ़ के कौन बनाए गए हैं? TS सिंहदेव। क्लियर। उसके बाद है आपका SAF चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर बन गए हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से साथियों आज का सत्र हमारा कंप्लीट होता है और आप लोगों को इसी प्रकार से करंट अफेयर मिलते रहेगा। चंद्रयान के लिए, ट्यूसडे के लिए तैयार रहें। क्लियर है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कंपटीशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।